So by this time we have already discussed about the distance, displacement, their differences and very importantly the numericals associated with that. यानी अलग अलग पाथ पर अलग अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और उसका डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों में क्या क्या फ़र्क होगा इसके बारे में हमने बात करी। अब हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। साथ में हमने देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में जो एक बेसिक आइडिया है उसका, वो भी हमने डिस्कस किया। हम आगे बात करेंगे आज। ये सब हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी बात हमने कल कर ली थी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बात करते हैं इससे। देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि मोशन हैज़ अ रेट। एक वर्ड हमने यूज़ किया, रेट ऑफ मोशन। अब मोशन है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का अपना पोजीशन चेंज करने की रेट क्या है। रेट जब होता है वर्ड तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में टाइम आता है। विद टाइम, इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट अपना कितना पोजीशन बदल रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड of a moving object. Distance upon time, this is the physical quantity which is scalar quantity, क्योंकि यहाँ पर distance है, distance is itself a scalar quantity, हमने कल ही सीखा था, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। स्पीड, this is a scalar quantity, it does not have the डायरेक्शन इन्वॉल्व। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, बस ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि ओडोमीटर किसी व्हीकल का डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। वो कितना चला ओडोमीटर पे पता चलेगा, कितने किलोमीटर चल गया। स्पीडोमीटर एट अ पर्टिकुलर स्टेंस, उस समय का स्पॉन्टेनियस, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का इंस्टेंट स्पीड बताता है। स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दिख रही है, आप थोड़ी देर बाद देखोगे थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर गई, नीचे हो गई, या स्पीड एक्सेलरेटर दबा दिया, थोड़ी तेज़ हो गई। स्पीड मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर इन 1 सेकेंड चलता है, दैट इज़ कितना डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम चलता है कोई ऑब्जेक्ट, वो उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड क्योंकि डिस्टेंस से एसोसिएटेड है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो डिस्टेंस की वजह, डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो स्पीड को भी कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम कहते हैं अगर मोशन हुई है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो स्पीड भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। इफ डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, देन स्पीड कैन ऑल्सो नेवर बी ज़ीरो। अगर कोई व्हीकल चल रहा है, चाहे वो गोल गोल चल रहा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, चाहे वो जिगजैग चल रहा हो, जैसे भी चल रहा हो, उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड ज़ीरो क्योंकि कभी नहीं होगा, नेगेटिव भी कभी नहीं होगा, तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ज़ीरो नहीं हो सकती। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज वेलोसिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कहा था कि ये प्लस माइनस
दोनों तरह से हो सकता है एज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो वेलोसिटी भी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इन अ पर्टिकुलर मोशन स्पीड ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो और स्पीड का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल, इफ अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कितनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो? उसकी कांस्टेंट स्पीड है समझो 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसकी एट एवरी पॉइंट इट्स स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन इसकी वेलोसिटी would depend upon the displacement. At this point, when the object comes back to point A, at the point of origin, at this point its velocity would be 0. Why? Because at this point the displacement is 0. Initial position and final positions are the same, so displacement is 0. If displacement is 0, then velocity has to be 0. This is what it is. So it depends upon displacement. Velocity depends upon displacement. The properties of displacement will contribute to velocity. The properties of distance traveled by the object contributes to speed. तो स्पीड की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी की वैल्यू ऐसी कंडीशन में ज़ीरो भी हो सकती है। अब आप देखें, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। जब हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, गोल गोल एक सर्किल के चारों तरफ एक कार चल रही है, तो ये किस तरफ जा रही है? कहीं नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं नहीं जा रही मतलब रुकी हुई है, इट इज़ स्टिल मूविंग। हम बोलते हैं जी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, हाँ वो कहीं जा ही नहीं रही, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, कोई बात नहीं। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड तो कुछ है, उस एक्चुअल पाथ कवर करने में कुछ एनर्जी लग रही है, उसके लिए फ्यूल जलाना पड़ेगा। कोई रात भर गोल गोल घूमता रहा, सुबह उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो कोई ये थोड़ी बोलता है कि आप तो कहीं गए नहीं, आपकी तो मोशन ही ज़ीरो थी, डिस्प्लेसमेंट ही आपका तो ज़ीरो है, फिर आपका पेट्रोल कहाँ खर्च हो गया। हाँ खैर, पेट्रोल तो खड़ी खड़ी गाड़ी स्टार्ट छोड़ दो तो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे चक्कर मारे जा रहा है तो उसका जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है वो ज़ीरो नहीं होता, इसलिए उसकी स्पीड भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। तो वो अपनी पर्टिकुलर स्पीड से चलता रहता है। अब स्पीड के लिए हमने एक बात क्या समझनी है, जैसा कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम कल कह रहे थे जयपुर टू दिल्ली, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसने ये डिस्टेंस जिसको हम कह रहे थे 250 किलोमीटर, इसे कवर करने में 5 आवर का टाइम लिया। जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे तब हमने थोड़ा सा ये भी जिक्र किया था कि यूनिफॉर्म मोशन इतने लंबे पाथ पर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कहीं तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगी, कहीं पे उसको मौका मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चले, लेकिन उसकी जो स्पीड है ओवरऑल ए टू बी तक पहुंचने की वो 250 किलोमीटर अपॉन 5 आवर के हिसाब से 50 किलोमीटर पर आवर कही जा सकती है। ये 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जब वो क्रॉस कर रही थी उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, बल्कि वो कहीं धीरे चला कहीं तेज़ चला, सब मिला करके उसकी एवरेज स्पीड है। वी कॉल इट एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन इट्स जर्नी फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली
is 50 km per hour as it covered 250 km of a distance in 5 hours. So how we actually calculated average speed? By dividing the total distance traveled by total time taken. This is the formula for average speed. This is the formula for average speed. K total distance traveled upon total time taken. Now this is very important क्योंकि इससे हमको कई सारे न्यूमेरिकल्स में हमको हेल्प मिलती है। एवरेज स्पीड निकालना है एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। अब तो हम ये भी समझ गए क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये भी पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यूज़ हमको अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन में मिलती है और हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ देखो आप कि एवरेज स्पीड जो है उसके लिए हमको एक अलग ही अप्रोच लेना पड़ेगी। उसमें हम एज इट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं उठा सकते। क्या अप्रोच होती है हमारी एवरेज स्पीड निकालने की? कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन आपको हर केस में लिखना पड़ेगा, तब आपकी एवरेज स्पीड आएगी। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज 250 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन वाज 5 आवर, तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार हम लोग जिसमें फंस जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमको वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। हाँ, दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ही है, पहले मैं वो कर देता हूँ। एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 कि अ पर्सन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। क्वेश्चन लिखने के बजाय मैं सिंबॉलिकली बता देता हूँ। अगर आपको इसको बहुत तफसील में देखना है तो आप चले जाओ वापस मोशन वाले चैप्टर में, है ना। जो मोशन वाले चैप्टर का वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करवाए हैं। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक ऑब्जेक्ट मूव किया और जब वो ए से बी गया तो इस रास्ते में उसको समझो, हमने कहा कि हमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि डिस्टेंस तो हमने मान लिया कि डी डिस्टेंस है। तो वो जब ए टू बी गया तब उस समय उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। वापस आया तो थोड़ा ट्रैफिक कम था, तो वापस आने में उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो कहते हैं व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन हमें इसे देख के क्या लगता है कि स्पीड तो वो दे दी उन्होंने दोनों साइड, लेकिन ना तो डिस्टेंस दिया ना तो टाइम दिया, तो निकालें कैसे, है ना। ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। तो जिन लोगों को याद है वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व इट, जिनको याद नहीं है वो देखो, जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करके चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को दिया है और एवरेज स्पीड याद रखना हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस d, यहाँ से आने का भी डिस्टेंस d, तो टोटल डिस्टेंस इज 2d, d प्लस d इज 2d। टोटल टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम समझो t1 है, टाइम अलग अलग लगेगा, डिस्टेंस तो सेम था, आप 2t नहीं कह सकते उसको, टाइम अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड अलग है, वहाँ स्पीड अलग है। सेम डिस्टेंस चलने में टाइम अलग अलग लगेगा अगर डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो सिंपल बात है। तो ये पहले कम स्पीड से गया था इसलिए सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहेगा। अभी वो वापस आएगा तो उसे कम टाइम में वो पहुंच जाएगा t2, लेकिन टोटल टाइम टेकन इज t1 प्लस t2। आपको ये निकालना है। अब आप कह रहे हो ना तो d है ना t1 है ना t2 है, निकाले कैसे? तो
डी को तो रहने दो, T1 और T2 को निकाल दो स्पीड की कंटेक्स्ट में। इन इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी जा रहा है, तो इट इज गिवन दैट द स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। ए टू बी जा रहा है तब स्पीड इतनी है, और टाइम उसको लग गया T1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज D। तो हमारा फॉर्मूला क्या है स्पीड का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी जो स्पीड है दैट इज D अपॉन T1 है, ऐसा ही है। और D अपॉन T1 का वैल्यू 20 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? T1 का वैल्यू होगा, इस फॉर्मूला से देखो, 20 को यहाँ ले आते हैं, T1 को वहाँ ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा? T1 वुड बी इक्वल टू D अपॉन 20, D अपॉन 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। सिमिलरली कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T2? करो, इधर से इधर डिस्टेंस तो D है, स्पीड 30 है, तो हम कहते हैं स्पीड इन द मोशन B to A, speed given is 30 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अगेन D। तो फिर T2 कितना होगा? टाइम टेकन इन कमिंग फ्रॉम B to A। तो वो इसी तरह से हो जाएगा, जैसे 30 इक्वल टू D अपॉन T1, तो T2 वुड बी वैसे ही जो स्पीड है यहाँ पे 30 इक्वल टू D अपॉन T2, वहाँ पे 20 इक्वल टू D अपॉन T1 था, वैसे यहाँ पे 30 इक्वल टू D अपॉन T2। तो T2 अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं D अपॉन 30। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ T2। अब टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा, T इक्वल टू T1 प्लस T2, where T1 is T upon 20 और T2 is T upon D upon 20 और this is D upon 30। 20-30 LCM 60, 3D प्लस 2D, टोटल टाइम कितना हुआ? 3 प्लस 2 5D अपॉन 60 और 12 टाइम्स 60D बाय 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम टेकन। तो आपके पास आ गया, आपको फॉर्मूला पहले से पता है 2D अपॉन T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 का वैल्यू यानी T का वैल्यू आ गया D अपॉन 12। तो यहाँ पे हम लिख दें एवरेज स्पीड इज 2D अपॉन D अपॉन 12। हाँ, D से D कैंसिल, 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ, हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये आने जाने का जो टोटल डिस्टेंस है उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि अच्छा ये 20 किलोमीटर पर आवर इधर से गई, 30 किलोमीटर पर आवर इधर से गई, तो हम दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 50 अपॉन 2 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। अब हम सोचते हैं कि आंसर तो 24 किलोमीटर पर आवर है, क्लोज ही तो है। ऐसा नहीं होता है ना, ये एब्सोल्युटली गलत है। आप इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हो डिस्टेंस स्पीड्स को। जो आपको स्पीड दी हुई है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ये आपका अरिथमेटिक एवरेज नहीं है जैसा आप मैथ्स में निकाल लेते हो। ये आपका बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आने जाने में अलग अलग टाइम लगा है T1 एंड T2। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे तब तक आपका आंसर आ ही नहीं सकता सही। ठीक है, तो एक तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ये वाला है जो हमको कई बार चक्कर में डाल देता है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो एक यहाँ भी एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी पता करना है फॉर सच ए जर्नी इन विच अ पार्ट ऑफ द जर्नी का एवरेज स्पीड हमको पता है और बाकी वाले का पता करना है ना। इसमें भी फंस जाते हैं कई बार।
हमको कुछ नहीं पता होता डिस्टेंस टाइम वगैरह, आइडिया यही रहेगा। क्या क्वेश्चन समझो, जैसे हमें कहा गया कि एक कार है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है और इनिशियल 1/4 हिस्सा जो है 25% इनिशियल जो पाथ है, जो टोटल डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस तो डी है, हमें कुछ दिया नहीं है, तो ए और बी के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका 25% पार्ट जो है वो ट्रैवल करती है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो बचा हुआ 3/4 पार्ट यानी 75% पार्ट वो किस एवरेज स्पीड से कैलकुलेट करें? एवरेज स्पीड फॉर रेस्ट ऑफ द हाफ, 25% चल चुका है वो विद दिस स्पीड, और बाकी का 75% वो किस एवरेज स्पीड से चले कि उसकी एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर करनी है उसको। यह आसान काम नहीं है। हाँ, बहुत तेज़ चलाना पड़ेगा उसको। तो कितना तेज़ चलाना पड़ेगा? ड्राइवर को बता दो कि भैया अब आपको 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन करके वहाँ पहुँचना है, तो आपने अभी 25% इनिशियल पार्ट जो है वो बहुत स्लो चलाया है और अब आपको इतनी स्पीड से चलना पड़ेगा, तब आपका एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी 50% पहुँचेगा। उसको चैलेंज करना है हमको, ड्राइवर को। तो हम ये कैलकुलेट करके देंगे। क्या बताएं हम ड्राइवर को? तो देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि टोटल डिस्टेंस तो d है। अगर टोटल डिस्टेंस d है तो उसका ये वाला पार्ट जो है वो डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस d का 1/4 है। इसको हम d/4 बोल सकते हैं और बाकी वाले को हम 3/4d या 3d/4 बोल सकते हैं। एक ही बात है। हाँ, 3/4d ही है वो, 3d/4 और 3/4d एक ही बात है। ठीक है, तो d/4 डिस्टेंस जो चल रहा है वो हम 40 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। इसमें कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम को हम t1 बोल रहे हैं, और बाकी उसको जो 3d/4 डिस्टेंस चलना है उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम t2 बोल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर का फॉर्मूला है, क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने की टोटल डिस्टेंस है d अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो d है, t1 प्लस t2 को d की कंटेक्स्ट में निकाल लेते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया। d से d कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। हाँ, एक बार हमें पता चल गया कि एवरेज स्पीड कितनी है, मतलब इस एवरेज स्पीड के हिसाब से वैल्यू अगर पता चल गया तो बाकी एवरेज स्पीड हमारा निकल जाएगा जो इसका पूछा है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करो आप, t1 के ऊपर। t1 निकालना ज़रूरी है, फिर t2 निकालेंगे। वैसे ही देखो, हमने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन फॉर दिस इज t1। हम कहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d/4, टोटल टाइम टेकन t1। ये रिलेशन आ गया। तो t1 कितना होगा? t1 को उठा के यहाँ रख दो और 40 को उठा के नीचे रख दो। तो d/4 इंटू 40 यहाँ आ जाएगा, यानी d/160। ये t1 है। तो फिर t2 क्या होगा? t2 के लिए अब हमको एवरेज स्पीड तो पता ही नहीं है इस वाले की। हम इस एवरेज स्पीड का कुछ नाम रख लेते हैं, समझो x निकालना है हमको। तो हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3d/4 and total time taken is t2. तो from this t2 is equal to 3d/4x। t2 को यहाँ रखा, x को वहाँ रख दिया।
T2 का वैल्यू आ गया। T1 और T2 दोनों का वैल्यू हमको ये मिल गया। T1 का वैल्यू है D/160 और T2 का वैल्यू है 3D/4x। ठीक है, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू निकाल लें क्या? टोटल टाइम टेकन इज T1 प्लस T2। T1 इज D/160। कैलकुलेशन लंबे दिख सकते हैं आपको, लेकिन ऐसा ही होता है ये क्वेश्चन, क्या करें। हाँ, D/160 और ये है 3D/4x। T2 3D/4x, ये आपका टाइम आ गया। को हम थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं पकड़ के ना, क्योंकि हमको नीचे जगह ठीक से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका हम एलसीएम लें, क्योंकि हमको वैल्यूज निकालनी है। हमको टी की वैल्यू निकालनी है डी के कंटेक्स्ट में, तो टोटल टाइम का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो 160 और ये हमारा 4x, तो ये हो जाएगा मैं इसको 640x, हालांकि छोटा वैल्यू भी ले सकते थे, लेकिन ठीक है यही ले लेते हैं। तो ये 640x मैंने क्या किया है, 160 इंटू 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 640x। तो 160 ये 4x के बराबर होगा, 4x इंटू डी 4xt, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा 4xd प्लस 4x x कैंसिल, ये 160 टाइम्स इसको काट देगा, और 160 इंटू 3 480 डी, 4xd प्लस 480d अपॉन 640x, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। इसमें हम 4d को कॉमन भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, ज़रूरी नहीं है। x प्लस, अगर आप ऐसा करोगे तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो वैसे लिख लें। 640x एज इट इज़ नीचे रखा हुआ है। अब देखो t का वैल्यू तो निकल आया, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो d है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d, टोटल टाइम टेकन हमें ये निकालना है ना, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2, उसका वैल्यू हमने वहाँ निकाल दिया ये, तो d अपॉन वो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम इस d अपॉन T1 प्लस T2 में वैल्यूज डाल देते हैं इन दोनों की, क्या कि 50 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू d अपॉन 4d इंटू x प्लस 160 इंटू 640x। अब आप जैसे मर्जी कर लो, 4dx जैसे हमने ऊपर लिखा था 4xd प्लस 480d, इन दो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 4, ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया है यहाँ पे, इसको हमें प्लस लिखना है। 4d अपॉन 4xt, इसको मैं इसकी पोजीशन एक बार दोबारा लिख देता हूँ। फिफ्टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हमने d लिखा है, अपॉन टोटल टाइम टेकन में मैं ऊपर वाला वैल्यू लिख रहा हूँ 4xd, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फिर से खोलना पड़ रहा है उसको, 4xd प्लस 480d इंटू 640x। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 640 XD 640 XD अपॉन 4XD प्लस 480D। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा x चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो 640 XD डी, इसको रख दो और इसको भी ऐसे ही रहने दो। इसको उठा करके 50 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरे को, तो मेरे को मिल रहा है 50 इंटू पूरा उठा के मैं यहाँ रख ले रहा हूँ 4XD प्लस 480D। ठीक है जी, इक्वल टू 640 XD। तो क्या बना, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, $200 प्लस अब 50 इंटू 480D मुझे करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 24,000D इक्वल टू 640 XD। तो देखें कि मैं इस 200 XD को उठा करके उधर ले जा रहा हूँ 640 XD के पास, तो ये 640 XD माइनस 200 XD हो जाएगा। इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, क्या 640 XD माइनस 200 XD इक्वल टू 24,000D। तो देखो कि 640 में से 200 माइनस करो, तो ये आपका आ गया 440 XD 440 XD दैट इज इक्वल टू 24,000D। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अब हम D से D कैंसिल कर दें क्या, है ना, हम पहले भी कर सकते थे लेकिन हम इस D को यहाँ ले आए, कोई बात नहीं, X ही तो निकालना है हमको, वो आ जाएगा 24,000 अपॉन 440। इसे आप कैलकुलेट कर लें, 1200 11 और ये हमारा 11 1 फिर यहाँ पे 1 बचता है तो एक 0 लगाना पड़ेगा, 11 9 फिर 0 1 मतलब 109.01। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लूँ कि कैलकुलेशनल मिस्टेक तो नहीं है। 2400 अपॉन 2400 डिवाइडेड बाय 440, sorry not 440, it is, हमने कुछ गलत किया, अच्छा सॉरी दिस इज 22, हाँ दिस इज 22 नॉट, मैंने यहाँ पे 2 से किया तो इधर 12 इधर, ठीक है 1200 अपॉन 22 है ना, 1200 अपॉन 22 कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 22 54.54 है ना, क्या स्पीड हो जाएगी, नॉट दिस, इसकी आधी 54.54 किलोमीटर पर आवर। लॉजिकल है, 54.54
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर इस बची हुई जगह पे 54.54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो इस बची हुई 75% ऑफ द पाथ की जर्नी करेगा, तो पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, तब जा कर के उसकी एवरेज जो स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो पाएगी। दिस इज हाउ इट इज़। अब आप इसको वेरीफाई कर लो कि हमारा आंसर गलत तो नहीं आ गया कहीं, सही है कि नहीं है हमारा आंसर। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? इसको वेरीफाई करने के लिए अब हमारे पास ये भी स्पीड आ गई, ये भी स्पीड आ गई, दोनों से चेक करना है। हाँ, टोटल डिस्टेंस d है। हाँ, तो हमको समझो ये नहीं मालूम है, या अज्यूम करो कि हमें 50 किलोमीटर पर आवर नहीं मालूम है और हमें ये सिचुएशन दी गई है कि d डिस्टेंस के एक पाथ को कोई ऑब्जेक्ट उसका 25% इनिशियल पाथ 40 किलोमीटर पर आवर से और बाकी बचा हुआ पार्ट 54.54 किलोमीटर पर आवर से चलता है एवरेज स्पीड से, तो एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी कैलकुलेट करो। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमें दी जाती तो हम क्या करते? हम कहते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देते कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज d एंड टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। इन वैल्यूज से t1 प्लस t2 निकालते हैं। तो t1 प्लस t2 की वैल्यूज इसमें डालो। t1 की स्पीड, t1 की वैल्यू तो वही है 40 इक्वल टू d बाई 4 था ना, ये d अपॉन 4, तो d बाई 4 इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज t1। तो t1 की वैल्यू निकल गई हमारी d अपॉन 4 इंटू 40 दैट इज d अपॉन 160। ये वैल्यू तो आप पहले भी निकाल चुके t1। और t2 की वैल्यू क्या निकालोगे? अब t2 निकलेगा वो बाकी बचे हुए 3/4 पार्ट का है, तो 3d बाई 4 इंटू एक्स आपका आया 54.54। यानी t2 इज इक्वल टू 3d बाय 228.1 3d अपॉन 228.16। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है लेकिन कोई बात नहीं है, तो जो हम तो वेरीफाई कर रहे हैं केवल। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 की वैल्यू निकालेंगे d बाय 160 प्लस 3d बाय 228.16। अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं 228.16 की जगह। सिंप्लीफाई कैसे करें कि हमारा 220 ये आया कैसे था? ये आया था हमारा 1200 अपॉन 22 से आया था, या 600 अपॉन 11 ना, ये है 600 अपॉन 11। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। मैं इसकी जगह पर 600 अपॉन 11 लिख देता हूँ, 54.54 की जगह 600 अपॉन 11 लिख देता हूँ। बात तो एक ही है, कभी कभी ऐसा फंस जाए ना कहीं पे, तो अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो आगे कैलकुलेशन में बहुत देर लग जाती है। तो इससे क्या होगा कि ये 200 हो जाएगा और इसका वैल्यू हम निकाल देंगे 11d अपॉन 800, है ना। थोड़ा सा इंसानों जैसा दिख रहा है अभी। तो t1 प्लस t2 उसकी वैल्यू अब हम t1 की जगह तो लिख दें d बाय 160 और इसको लिख दें 11d अपॉन 800। तो एलसीएम इनका 800 ही आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 800, क्योंकि 16 5 80 होता है, ये पता है हमको।
तो ये 5 टाइम्स तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 5d और यहाँ आ जाएगा 11d, है ना, क्योंकि 800 800 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16d टोटल। ये टोटल कितना बनेगा? दिस इज 16d अपॉन 800, 16d अपॉन 800। ये आपका 16 अपॉन 800 को आप d अपॉन 50 बोल सकते हो। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एवरेज स्पीड d अपॉन t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 का वैल्यू आया d अपॉन 50। तो मैं t1 प्लस t2 हटा के इनकी जगह d अपॉन 50 लिखूंगा, तो d अपॉन 50 ऐसे लिखूंगा ना, d से d कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा एग्जैक्टली 50 किलोमीटर पर आवर। यही मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो आई हैव वेरीफाइड व्हाट आई कैलकुलेटेड हियर, कि मेरा आंसर ठीक है, गलत नहीं है। वही वैल्यूज को नए तरीके से सिचुएशन में डाल करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसमें फंस जाते हैं। अच्छा, अगर हमसे एमसीक्यूज में पूछा जाए इस तरह की कोई सिचुएशन, तो फिर हमें एक सिचुएशन दे करके उसमें छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह की सिचुएशन दे करके। वहाँ पे ये हमको बहुत हेल्प करेगा। बट इन 9th क्लास डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल। अगर आपके स्कूल वालों ने आपको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं करवाए तो हो सकता है वो आपको एग्ज़ाम में भी ना दें। मतलब वो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ना डालें आपके पेपर में। तो उसका तो खैर मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन कायदे से जब आप एवरेज स्पीड पढ़ते हो तो फिर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। कल हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। एवरेज स्पीड्स जो हमारी होती हैं एट डिफरेंट पाथ्स वर्सेस एवरेज वेलोसिटीज़ ऑन डिफरेंट पाथ्स, वही सर्कुलर पाथ, वही रेक्टेंगुलर पाथ, हम अलग अलग पॉइंट पे जिस तरह से डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, 5 मिनट लगा करके थोड़ा सा एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी का कंपैरिजन देख लेंगे। उन दोनों के बीच में क्या थ्योरेटिकल कंपैरिजन होते हैं वो भी अपन देख लेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। थैंक यू।